क्लास 9th के जो आगे के वीडियो थे उसमें हमने पढ़े थे परिमेय संख्याओं के बारे में। आज अपन आगे पढ़ेंगे, वह है अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्या वे संख्या होती है जिन संख्याओं को p बटा q के रूप में लिखा जा सकता है एवं p व q पूर्णांक हो और q का मान 0 नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्या के ठीक विपरीत वाली संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती है। मान लीजिए यदि कोई संख्या मैं s मानता हूं तो s अपरिमेय किन स्थितियों में होगी उनको अपन देखते हैं। संख्या s को अपरिमेय संख्या s को अपरिमेय संख्या कहा जाता है। किसी भी संख्या s को अपरिमेय संख्या कब कहेंगे? यदि इसे p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके। परिमेय संख्याएं में हम कहते थे कि उनको p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? p बटा q के रूप में ना लिखा जा सके, वे संख्या क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्याएं। मैंने आपको बताया था p व q क्या होंगे? यहाँ पर पूर्णांक। p व q क्या हो जाएंगे? पूर्णांक। और q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0। तो हमने पढ़ा परिमेय संख्या, उसके बाद में पढ़ा अपरिमेय संख्या। अब आपकी एक संख्या आती है जिसका नाम है वास्तविक संख्या। कौन सी संख्या है? वास्तविक संख्या है, रियल नंबर, जिसको अपन r से डिनोट करते हैं। वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्याओं से बनी हुई। क्या बोला मैंने? परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या दोनों को, यदि दोनों ग्रुप्स को, दोनों के समूह को शामिल कर दिया जाए तो अपने को कौन सी संख्या प्राप्त हो जाएगी? वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या में कौन कौन सी संख्याएं सम्मिलित हो जाएगी? एक तो परिमेय संख्या और दूसरी अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या व अपरिमेय संख्या, इन दोनों को शामिल करने पर कौन सी संख्या प्राप्त होगी? रियल नंबर, वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्याओं के बाद में आपकी प्रश्नावली 1.2 में आपको संख्या रेखा पर कुछ अपरिमेय संख्याओं का निरूपण दे रखा है। जैसे कि √2 हो गया। √2 को आप परिमेय एवं अपरिमेय में बांटने के बाद में अपरिमेय संख्याओं को आप संख्या रेखा पर निरूपित करते हैं। जैसे कि अपरिमेय संख्या, मैंने आपको परिमेय संख्याओं में बताया था कि जिन संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात किया जा सकता है वे कौन सी संख्या होती है? परिमेय संख्या है। जैसे कि 4, 5, है ना, 0, 1 और भी कोई संख्या 8। इनको p बटा q के रूप में अपन लिख सकते हैं। कौन सा रूप हो गया? p बटा q का रूप। एक कंडीशन है कि q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं। इन सभी संख्याओं को p बटा q के रूप में लिख सकते हैं एवं q का मान क्या नहीं है? 0 नहीं है। तो ये सारी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। जबकि अपरिमेय संख्या, जिनको p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। आपके क्लास 9th में जो ज्यादातर संख्या दे रखी है वह अपरिमेय संख्याओं में रूट वाली संख्या लिखी हुई है। सभी रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती, लेकिन सामान्यतः ज्यादातर जो संख्या होती है रूट वाली, वर्गमूल वाली, वह कौन सी होती है? अपरिमेय संख्या। जैसे कि √2, √3, √5, ये सभी क्या है? अपरिमेय संख्या है, रूट में है। लेकिन याद रखिएगा, सारी रूट वाली संख्या अपरिमेय संख्या नहीं होती है। अब 22/7 जो है, पाई का मान 22/7 होता है। 22/7 एक परिमेय संख्या है, जबकि पाई जो है वह एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि पाई को अपन, है ना, p बटा q के रूप में नहीं लिख सकते। यह एक अपरिमेय संख्या है, जबकि जो पाई का मान होता है 22/7 वह कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। अब अपन अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण कैसे करते हैं वह ज्ञात करते हैं। संख्या रेखा पर निरूपण करने के लिए आपको सबसे पहले पाइथागोरस प्रमेय पता होनी चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय होती क्या है। कौन सी प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? यदि आपने पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं तो यहाँ पर समझेंगे। एक समकोण त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज? एक समकोण त्रिभुज ABC, जहां पर कोण B क्या है? समकोण। समकोण त्रिभुज में 3 जो भुजाएं हैं, जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है उसको अपन कहते हैं कर्ण, और जो आधार होता है AB, नीचे वाली भुजा, इसको कहेंगे आधार, बेस, और जो बची हुई भुजा है उसको अपन कहते हैं लंब। किसी भी
समकोण त्रिभुज में कर्ण, आधार एवं लंब में जो संबंध दर्शाया जाता है वह कौन सी प्रमेय के द्वारा दर्शाया जाता है? पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा। अब पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, यह आपकी क्या हो गई? पाइथागोरस प्रमेय। और जब स्क्वायर जो है, वर्ग जो है, उसका पक्षांतरण करेंगे तो वह वर्गमूल में बदल जाएगा, और वर्गमूल में यहां पर आपके रहेगा आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। अब आपके सवाल दे रखे हैं जैसे कि √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए एवं √5 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। ये आपके सवाल दे रखे हैं प्रश्नावली 1.2 में। मैं आपको अभी एक सवाल बताऊंगा जो कि उदाहरण में आपको दे रखा है कि √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। तो √2 को संख्या रेखा पर निरूपित कैसे करेंगे? जो भी संख्या आपको संख्या रेखा पर निरूपित करनी है उसको अपन क्या मानेंगे? कर्ण। क्या मानेंगे? कर्ण। तो यहाँ पर जो √2 है वो आपका क्या हो जाएगा? कर्ण। क्यों? क्योंकि √2 को आपको संख्या रेखा पर निरूपित करना है। उसके बाद में पाइथागोरस प्रमेय का अपन उपयोग लेंगे। एक बात ध्यान रखना, चाहे सवाल में आपको √2, √3 या √5 दर्शाना हो, लंब का मान हमेशा कितना होगा? 1। लंब का मान हमेशा कितना होगा? 1। और 1 का जब अपन वर्ग करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 1 ही प्राप्त होगा। अब आधार यहाँ पर आपको हर सवाल में आपको बदलना पड़ेगा, और किस प्रकार से बदलना है वो ध्यान रखेंगे। अब मुझे ये बताइए कि 1 में क्या जोड़ू यहाँ पर, है ना? आधार का मान क्या रखूं ताकि 1 और यहाँ पर 1 दे रखा है, इनका योग करने पर आपको √2 प्राप्त हो जाए। बिल्कुल, आधार का मान भी कितना रखना पड़ेगा? 1। क्यों रखा? क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, और 1 को जोड़ने पर आपको कितना प्राप्त हो जाएगा? 2। और ऊपर क्या है? रूट। देखिए √2 बराबर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो √2 हो जाएगा √2। यह किस लिए करना है? यह आपका रफ का काम है। आपको पता लग गया कि लंब कितना लेना है? 1, आधार कितना लेना है? 1, और कर्ण जो आपको दर्शाना है वह कितना हो जाएगा? √2। तो अगले पेज पर मैं आपको समझाऊंगा कि यह किस प्रकार से आपको करना है। आपके पास में 3 चीजें निकल करके आ गई हैं। वह 3 चीजें कौन सी है? देखिए, सबसे पहला तो आपको कर्ण आ गया। कर्ण का मान कितना है? √2। कर्ण का मान कितना है? √2। आधार आ गया। आधार कितना आ गया? 1। और जो लंब है वह लंब भी कितना आ गया? 1। अब इन तीनों को संख्या रेखा पर निरूपण करना है। देखिए आपके सवाल दे रखा है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ। ये आपके सवाल दे रखा है, उदाहरण नंबर 3 आप देखिए, संख्या रेखा पर √2 का स्थान निर्धारण या को निरूपित कीजिए। और ये दे रखी है आपके संख्या रेखा। इस पर जो मैंने अभी आपको बताया है पाइथागोरस प्रमेय का काम, वो यहाँ पर दे रखा है, और अपन जो है वह इस संख्या रेखा पर √2 को क्या करेंगे? निरूपण करेंगे। कर्ण, आधार एवं लंब, इन तीनों को ज्ञात करने के बाद में √2 का अपन निरूपण करेंगे संख्या रेखा पर। तो बताइए कि लंब कितना है? लंब है आपके पास में 1। तो यहाँ पर संख्या रेखा पर आपको संख्या लिखनी है 0, 1, 2, 3, 4, और 0 से जो है वह 1 सेंटीमीटर क्या लेना है आपको? आधार। क्या लेना है? आधार। आपके जो त्रिभुज का रूप होगा वह इस प्रकार से होता है, समकोण त्रिभुज का। यदि इस प्रकार से बना हुआ है या अपन इस प्रकार से बना है, ये होती है आपके पास में लंब, ये होती है कर्ण, ये होता है आधार। ये आपके सामने वाली कर्ण, ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा आपके आधार। तो देखिए नीचे वाली भुजा क्या होती है? आधार। और आधार अपने पास में कितना है? 1 यानी 1 सेंटीमीटर। तो आपको जो है वह स्केल से 0 पर नाप करके जो है वह 1 सेंटीमीटर लेना है। ये मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ से लगा करके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया? आपने आधार। यहाँ से लगाकर यहाँ तक, मान लो ये नाम दे दिया मैंने O से लगाकर A तक, ये हो गया आपने आधार। आधार के बाद में क्या होता है? लंब। अपने पास में लंब कितना है? 1, यानी कि 1 सेंटीमीटर। आपको लंब लेना है। लंब कैसे लेंगे? सांधे की सहायता से A बिंदु पर अपन रखेंगे नोक को, और लंब जो है वह 90 डिग्री पर होता है, इसलिए यहाँ पर 90 डिग्री ले लेंगे। और स्केल की सहायता से लंब कितना लेना है? 1 सेंटीमीटर। यहाँ से किसी भी एक संख्या पर रखकर आप जो है ये जो अपने बिंदु लगाया था लंब का, वहां से 1 सेंटीमीटर आप क्या नाप करके ले लेंगे। ये हो गया नाप करके 1 सेंटीमीटर। ये बिंदु O, ये A, मान लो इसको दे दिया B। अब देखिए आपके पास में आधार 1 आ गया था,
लंब 1 आ गया था, तो इनको मिलाने वाली कर्ण जो है वह कितनी आ जाएगी, √2। कितना आ जाएगा, √2। अतः O बिंदु एवं B बिंदु को मिलाने पर अपन को क्या प्राप्त होगा, √2। क्या प्राप्त होगा, √2। स्केल की सहायता से इन दोनों को मिला देंगे। OB जो है वह अपने पास में कितना प्राप्त होगा, √2। अब आपको संख्या रेखा पर √2 प्राप्त करना है, ना कि ये कर्ण। तो संख्या रेखा पर प्राप्त करने के लिए क्या करेंगे, प्रकार की सहायता से, मैं यहाँ पर स्केच पेन का यूज कर रहा हूं। आपको क्या करना है, प्रकार एवं पेंसिल की सहायता से आपको O बिंदु को क्या मानना है, केंद्र बिंदु। क्या मानना है, O बिंदु को केंद्र बिंदु, एवं जो OB है उसको मानना है त्रिज्या। क्या मानोगे, त्रिज्या। O को केंद्र बिंदु एवं OB को क्या मानना है आपको, त्रिज्या। OB को त्रिज्या मानते हुए यहां पर क्या करना है, चाप काटना है। देखिए मैं चाप काट रहा हूं, ये हो गया। क्या किया हमने, है ना, यहां पर मैं कोई बिंदु दे देता हूं, C बिंदु, है ना। ये हो गया A बिंदु, यहां पर A बिंदु है और यहां पर है C बिंदु। OB को क्या माना है, त्रिज्या। OB को क्या माना है, त्रिज्या। और O बिंदु को क्या माना है, केंद्र। क्या माना है, केंद्र। और हमने चाप काटा है BC, तो O से लगा करके C, OC ये कितना हो जाएगा, √2। और जो C स्थान आया है यहाँ पर अपने को प्राप्त हो जाएगा संख्या रेखा पर √2। इस प्रकार से आप संख्या रेखा पर अपरिमेय संख्याओं का निरूपण करेंगे। आपको जो है वह सवाल दे रखे हैं प्रश्नावली में, है ना। आपको इसी प्रकार से उदाहरण नंबर 4 करना है, जिसमें अपरिमेय संख्या निरूपित करनी है। एवं जो प्रश्नावली जो आपके पास में 1.2 है, प्रश्नावली 1.2, उनके सभी कार्य जो है, सभी जो सवाल है वह आपको होमवर्क में करने हैं। तो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो इसी वीडियो को 2-3 बार देखें और समझने का प्रयास करें। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा और होमवर्क भी आप समय पर करते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।